अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद, इस उम्मीद के साथ कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। हम हाजिर हैं एक जैम पैक प्रोग्राम के साथ जिसमें बहुत सारी मुलाकातें आपकी करवानी है। HEC के चेयरमैन से मुलाकात होगी, कुछ खास खवातीन से मुलाकात होगी जो कि करियर मेंटोर हैं और उसके अलावा आलमी रेसेस में भी हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर मौसम की बात करें, आप देख ही रहे हैं कि रिमझिम जारी है और उसके साथ साथ कहीं बारिश हो रही है, कहीं मतला अबरआलूद है और कहीं पर हमें बहुत तेज बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो पहला स्पेल था उसका आज आखिरी दिन बताया गया था कि 2 जुलाई तक उसका आखिरी रोज होगा, तो आपको वो स्पेल खत्म होता तो दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद एक दूसरा स्पेल जल्द ही आने वाला है, तो अपनी तैयारी करके रखिएगा। बादलों ने इस वक्त मुल्क को घेरे हुए हैं बादल, और उनको घेरे रखने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया भी जंगों की लपेट में है। जंगों ने उनको घेरा हुआ है। 6 मई को हमने देखा इंडिया पाकिस्तान की जो जंग छिड़ी और जल्द ही 10 मई को जवाबी वार से पाकिस्तान की वो खत्म हो गई, और उसके बाद 13 जो है जून में हमने देखा कि इसराइल ईरान की जंग छिड़ी और 12 रोज चलने के बाद वो भी खत्म हो गई। लेकिन एक जंग है जो इस वक्त भी कायम है और वो गजा जंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके हवाले से आइंदा हफ्ते जंग बंदी की उम्मीद जाहिर की है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरी इसराइली हुक्काम से तफसीली बातचीत हुई है और इसराइल 60 रोजा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत पर रजामंद हो गया है। नेतन्याहू जल्द वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। कोशिश है कि 7 जुलाई से पहले गजा में सीज फायर हो जाएगा, और ट्रंप ने कहा है कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती मुआहदों की 9 जुलाई की डेडलाइन में तौसीह नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत के साथ डील का इम्कान है, जापान से शायद ही कोई डील हो सके। तो कहीं वो तिजारत की बात कर रहे हैं, कहीं जंग बंदी की बात कर रहे हैं। दोनों जंगों में जो इससे पहले प्रीवियसली गुज़िश्ता महीनों में हो चुकी है, उनमें कलीदी किरदार अदा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और यहां पर भी गजा जंग में भी उनकी पूरी कोशिश है कि ये रोल दोबारा से अदा करें और जो पीस मेकर का वो खिताब अपने लिए लेना चाहते हैं उसको ले लें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानात हैं उनमें काफ़ी तजादात पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनकी जो डेडलाइंस हैं वो भी मीट नहीं होती और वो खुद भी उसको मीट नहीं करते हैं। जहां 2 हफ्ते की डेडलाइन देते हैं और 2 ही दिनों में हमला कर देते हैं, ये भी सिचुएशन देखने में आई है। इसके अलावा हमने आलमी सतह पर जो सियासत जारी है उसकी तो बात की ही है, लेकिन मुल्की सतह पर जो सियासत इस वक्त हो रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। और उसमें जो सबसे अहम आजकल चल रहा है, मखसूस नशिस्तों के जो फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है और KP में तब्दीली की बाज़गश सुनाई दे रही है। कैसा हो सकता है कि वहाँ तब्दीली हो, देखना यह है कि वहाँ तब्दीली होगी या नहीं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI से अडयाला जेल में बहनों डॉक्टर उज़मा और नौरीन खानम की मुलाकात हुई, जबकि अलीमा खान को मिलने नहीं दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान बोली कि बानी ने कहा है कि 26वीं तरमीम के नताइज वाज़े हो रहे हैं, और बानी का यह भी कहना था कि गुलामी से बेहतर है कि सारी जिंदगी जेल में रहूं। बानी ने कहा कि यौम आशूर के बाद गुलामी के निज़ाम के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। इमरान खान ने आज 26 तरमीम की बात की है। उन्होंने बताया कि 26वीं तरमीम की वजह से उसके नताइज अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हालात हैं आजकल गुलामी के, इससे बेहतर है मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार दूं। तो इसलिए उन्होंने आज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें। अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौसर तहरीक चला पाती है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 सीनियर रहनुमाओं ने अपनी पार्टी क़यादत को हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा दिया है। ख़त पार्टी के सीनियर नायब सदर शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़रा मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा ने लिखा है, और ख़त में कहा गया है कि मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही है। मुज़ाकरात हर सतह पर होने ज़रूरी हैं और सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और मुक़तदरा की सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। ख़त में यह भी कहा गया कि मुज़ाकरात का आगाज़ सियासी सतह पर किया जाए, तहरीक इंसाफ के लाहौर के 80 रहनुमाओं को इसका हिस्सा भी बनाया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। तो इस बार बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार माजिद साहब। माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि कोट लखपत जेल में जो PTI असीरान का खत आपकी नजर से गुजरा होगा, मुज़ाकरात के लिए संजीदा लोगों के चुनाव का जिक्र हो रहा है। आपके नजदीक मौजूदा क़यादत में संजीदा लोग कौन से हैं और क्या वो मुज़ाकरात कर सकते हैं हुकूमत या मुक़तदरा हल्कों में? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ में ये एक
अहम मसला इसलिए भी है कि तहरीक इंसाफ की लाहौर जेल में मौजूद क़यादत, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, साबिक अपोजिशन लीडर हैं मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं। इन लोगों के बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं पार्टी की मौजूदा क़यादत जो जेल से बाहर है उससे इन्हें कुछ शिकवे शिकायत हैं कि हमें इस पूरे प्रोसेस में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया गया और हमारी ख्याल नहीं रखा जा रहा। सारा फोकस जो है वो अडयाला पर होता है, तभी सारे लोग वहीं पे जाते हैं, जबकि जो लाहौर में जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है 9 मई का जो 96/23 FIR है जना हाउस की, उसके जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनकी बड़ी तादाद और बड़े लीडर्स की जो तादाद है वो लाहौर की जेल में है। तो यहाँ की पार्टी को कहीं ना कहीं ये शिकवा रहता है कि जो सेंट्रल क़यादत है वो इस्लामाबाद पर ज्यादा फोकस करती है और लाहौर पर कम तवज्जो देती है। तो मुझे ये खत जो है उसका ही एक इजहार लगता है कि जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि चूंकि कुछ बड़े नाम यहाँ पर भी मौजूद हैं जिनका सियासी तजर्बा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उनकी बात को भी सुना जाए और उनके साथ भी मुशावरत का जो अमल है उसे वसी किया जाए। शुरू में तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर रहनुमा लाहौर आया करते थे मुकदमात की समाअत में, लेकिन अब वो रुझान आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। तो इसलिए ये तमाम लोग जो स्पेशली लाहौर जेल में मौजूद हैं ये कहीं ना कहीं जरूर महसूस करते होंगे कि उन्हें पार्टी स्ट्रक्चर में तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद भी नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इसकी एक ये भी रीजन है, और दूसरी रीजन ये है कि इनकी जानिब से अगर कोई ऐसी बात आएगी तो मेरा ख्याल है उसका ज्यादा वजन होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जेल में मौजूद हैं, जो पार्टी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, पार्टी के लिए सजा काटने के लिए तैयार हैं। तो इनकी तरफ से अगर कोई मुज़ाकरात की बात आती है तो वो ज्यादा वजन वाली होगी, उसमें ठोस जो है वजूहात मौजूद होंगी, और इनकी बात की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जो हर वक्त मुज़ाकरात पे सवालिया निशान उठाते रहते हैं या मुज़ाकरात की बात करने वाले को शक की निगाह से देखते हैं, वो इनकी क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल नहीं उठा। राइट। तो अच्छा ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने भी एक कमेटी बनाई, तहरीक इंसाफ के साथ कुछ दौर किए और फिर किनारा कशी कर ली, और अब कुछ दिन कबल आपने देखा है वज़ीर आज़म दोबारा असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से असेंबली में उनकी नशिस्तों पर मिले हैं। क्या हुकूमत को तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की ज़रूरत है या सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है जिसके लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं? जी फिलहाल तो ये एक रस्मी मुलाकात और सलाम दुआ लगती है। उसकी वजह यह है कि कुछ अदालती फैसलों के बाद और खसूसन नवंबर के बाद सूरत हाल काफी बदल चुकी है और हुकूमत इस हवाले से कोई ऐसा दबाव महसूस नहीं करती। फिर हमने देखा कि पाक भारत जंगी कशीदगी के दौरान जब पाकिस्तान को फतह हासिल हुई तो उसके बाद भी हुकूमत की जानिब से क्योंकि अवामी हमायत में इजाफा देखने में आया, तो इसलिए ये 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बाद गवर्नमेंट की जानिब से अब इस तरह की चीज में कुछ सीरियसनेस दिखाना या संजीदगी से इसके ऊपर आगे बढ़ना कम होता जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई एक रस्मी सलाम दुआ ही हो सकती है। अब तहरीक इंसाफ अगर कोई एहतजाजी तहरीक प्लान करती है या कोई ऐसी लॉबिंग करती है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनली या डोमेस्टिक लेवल के ऊपर हुकूमत पर कोई दबाव आएगा तो तभी हुकूमत इस तरफ मुतवज्जो होगी। अदरवाइज उन्हें इस वक्त ऐसा कोई बड़ा सियासी खतरा मौजूद नहीं है या कोई ऐसा दबाव नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो अपने मौजूदा फैसले तब्दील कर सके। तो इसलिए ये 2-3 जो फैक्टर्स हैं उसके बाद गवर्नमेंट की पोजीशन पॉलिटिकल जो साइड है उस पर स्ट्रांग हुई है और तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ कदम पीछे चली गई। राइट। तो निजामी साहब, आपको लगता है रस्मी मुलाकात से याद आया कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला वो हुकूमत के हक में हुआ है, तो आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद जो इस वक्त जारी है कामयाब हो पाएगी और जो सेटअप है उसको तब्दील किया जा सकेगा? जी, इसमें अगर हम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के नंबर्स को देखें तो बड़ी दिलचस्प और मज़हका खेज मैं कहूँगा सूरत हाल है। 145 का ऐवान है जिसमें सिर्फ 22 मेंबरान जो थे वो अपोजिशन के थे। अब उन 22 मेंबरान को 30 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। ये इटसेल्फ ये जो मैथमेटिक्स है ये अमूमी तौर पे समझ नहीं आता, लेकिन उसके बाद ये तादाद 52 हो जाएगी। तो उसके बाद भी उन्हें तकरीबन 21 से 22 ऐसे MPs दरकार होंगे जो तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगियां बदलें और हुकूमती साइड पे आए, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की साइड पे आए। तो
तो उसके बाद फिर ये नंबर गेम 72 के आसपास जाएगी, तो फिर कहीं ये जो सोचा जा रहा है इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन मामला ये है कि इसमें 2-3 अहम पॉइंट्स अभी भी मौजूद हैं कि क्या इस वक्त जब इतना दबाव है और खसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई हुकूमत भी है और वहाँ का क्राउड या वहाँ की जो वर्कर हैं वो बड़े चार्ज्ड हैं, तो इस माहौल में कौन से ऐसे एमपीएस होंगे जो ये फैसला लेंगे कि उन्होंने अपनी लॉयल्टीज को चेंज करना है, अपनी वफादारियां तब्दील करके वो दूसरी तरफ जाएंगे। ये बात तो हो सकती है कि उसमें कुछ टेक्निकल ग्राउंड निकाली जाए कि जी ये आजाद अरकान है, इनका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से क्या ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है, लेकिन पब्लिकली क्या वो इस फीडबैक को बर्दाश्त कर पाएंगे, ये एक ज्यादा बड़ा सवाल है। तो इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना और उसकी एग्जीक्यूशन जो है उसमें भी कुछ वक्त लगेगा। उसकी वजह यह है कि वो कौन से ऐसे एमपीएस होंगे जो इस सियासी तनाव की सूरत हाल के अंदर अपनी वफादारी तब्दील करेंगे, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा में। अगर पंजाब में कोई वफादारी तब्दील करता है तो उसकी सिचुएशन हम समझ सकते हैं। विहाड़ी से औरंगजेब खिच्ची ने, साहिवाल से उस्मान अली ने जो अपनी वफादारियां तब्दील की, तो उसमें पंजाब के अंदर तो उस तरह से कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है तहरीक इंसाफ का, कोई ऐसी बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर ये अफोर्डेबल है कि आप अपने हल्के के अवाम से अवॉइड कर लें, इस्लामाबाद रहें, लाहौर रहें, तो काम चल जाएगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से ज्यादा अवामी मुज़ाहमत का सामना होगा। तो इसलिए ये जो फैक्टर है इसका अभी किसी के पास जवाब नहीं है। तो अगर इसका कोई आंसर मिल जाएगा तो फिर ये जो पूरी एक चेस बोर्ड है या स्कोर कार्ड है, फिर उसके ऊपर कोई तब्दीली हो सकती है। राइट। अच्छा, ये भी बताइएगा, इमरान खान को माइनस करने की ये बातें हो रही हैं, उसके साथ साथ जो पीटीआई का अरकान असेंबली से फिर वफादारी हल्फ लेने का फैसला सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रेटेजी को रीडिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस हद तक सियासी तौर पे हालात तब्दील हो चुके हैं, इस वक्त ऐसे हलफ का कोई फायदा मेरे ख्याल में नहीं होगा। हमने ये देखा है कि साहिवाल से तहरीक इंसाफ के जो रुकने असम्बली थे, उनसे भी ऐसा ही हल्फ लिया गया था और उसकी वीडियो भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह के इक़दामात से तहरीक इंसाफ कोई क्रेडिबल पॉलिटिकल मूव नहीं करेगी। इसके अलावा उन्हें किसी बेहतर स्ट्रेटेजी की जरूरत है कि जिसमें इमरान खान के ऊपर होने वाली जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए। उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जिससे तहरीक इंसाफ में होने वाली सख्ती में कमी आए। तो ये इस वक्त दो प्राइम टारगेट्स होने चाहिए तहरीक इंसाफ के। ये कहना कि जी कोई असम्बलियों से इस्तीफे दे दे, असम्बलियां तोड़ दे, हलफ ले लिए जाए, मेरा ख्याल है ये कोई इतनी सियासी तौर पे मिच्योर बातें नहीं है। तहरीक इंसाफ इससे पहले ये कर भी चुकी है और हमने देखा कि जब उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ी तो बिल्कुल ही उनका जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो था वो चेंज हो गया। और आज भी तहरीक इंसाफ पे कई रहनुमा कहते हैं कि वो ऐसी फाश गलती थी कि जिसके बाद हमें कदम जमाने का मौका नहीं मिला। निजामी साहब, गलतियां तो बेशुमार हैं जो पीटीआई की पार्ट पर की गई हैं, उनका जिक्र तो चलता ही रहता है, लेकिन इस वक्त बताएं कि क्या ये एक और गलती नहीं होगी कि मुज़ाकरात की टेबल पर वो नहीं आ रहे? क्योंकि अदम एतमाद अगर अली अमीन गंडापुर के हवाले से कामयाब हो जाती है और उसके बाद मौलाना ये कोई और इक़्तिदार में आ जाता है, तो फिर पीटीआई किस जगह पर खड़ी होगी? जी बिल्कुल, इस वक्त तो उन्हें अपने जो अगर हम इसे कहें कि उनका आखिरी सियासी किला जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि वो जो उनका एक बेस कैंप या पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है पेशावर में वो महफूज रह सके। और अगर वो महफूज रहेगा तो वो वहां पे बैठ के बाकी पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए, अडयाला जेल के लिए, कोट लखपत जेल के लिए अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज बना सकेंगे, मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। अगर उनके पास वो आखिरी पत्ता भी नहीं रहेगा तो उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पर उनकी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। वो बिल्कुल एक बिल्कुल निचले उस पे सतह पे होंगे और गवर्नमेंट जो है वो बहुत उसका अपर हैंड होगा। इसलिए मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को इस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पर तो जरूर आना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने लिए डैमेज कंट्रोल की जो स्ट्रेटेजी है उसकी तरफ जाना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि हम ये सोचें कि 4-6 महीने में तहरीक इंसाफ की तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर पार्टी को ऐसी स्ट्रेटेजी बनाती है तो उससे कम से कम डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। अगर उनकी जो पॉलिटिकल उनके ऊपर जो सख्तियां हैं या दबाव तनाव है उसमें कमी हो जाती है, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, तो मेरा ख्याल है यही उनके लिए इस वक्त एक बहुत अच्छी डील होगी।
और उसके बाद फिर वो अपनी जो सेकंड फेज की स्ट्रेटेजी है वो बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये समझना कि उनकी इस तरह की जो मुज़ाकरात की टेबल पर ना बैठने की या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से निकलने की जो हिकमत अमली है, मेरा ख्याल है वो उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा, राइट। तो अब तहरीक-ए-इंसाफ जो है मौजूदा हालात में एहतजाज का कह रही है यौम आशूर के बाद, आपको लगता है ये एक अच्छी और दुरुस्त हिकमत अमली होगी? देखिए, इसमें 2-3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो मौसम का जो हाल है वो हमारे सामने है और शदीद गर्मी का महीना होगा, उसके अंदर आवाम को उस तरह से मोबिलाइज करना एक मसला है। दूसरा मसला है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मवाज़ने का। खैबर पख्तूनख्वा में आप तहरीक इंसाफ जितने मर्जी अच्छे जलसे जुलूस कर ले, फेडरल गवर्नमेंट पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए सखर में कोई कामयाब जलसा कर ले या हैदराबाद में कोई कामयाब जलसा कर ले। इशू ये है कि जब तक आप पंजाब में या इस्लामाबाद में एक अच्छा नंबर लेकर नहीं आएंगे, उस वक्त तक आप मुज़ाकरात की टेबल पर या एहतजाजी तहरीक की कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। तो इसलिए इन्हें पंजाब पर फोकस करना होगा। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सख्ती है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, पॉलिटिकल वर्कर्स को मुकदमात हैं, गिरफ्तारियां हैं, तशद्दुद हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक को कामयाब बनाए, तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा पंजाब पर फोकस करना होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ वो एक्टिविटी देंगे, कुछ जलसे जुलूस या एक अच्छा नंबर यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद ही फिर वो अपनी एहतजाजी तहरीक में जान डाल सकते हैं। अदरवाइज फिर ये पार्लियामेंट की कुछ तकरीरें होंगी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ अच्छे जलसे होंगे, उससे आगे बात नहीं बढ़ सकेगी। बिल्कुल, उससे आगे बात नहीं बढ़ सकेगी। निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जो मौजूदा सियासी से आगाह करने के लिए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जंगें चाहे बैन अवी सतह पर हो या मुल्की सतह पर हो, सियासी सतह पर हो, ये मुज़ाकरात की टेबल पर ही ख़त्म होती हैं। तो मुज़ाकरात का जो लोग कह रहे हैं, ख़त में भी जिस तरह सीरान ने कहा है, हिकमत अमली अपनाते वक्त जो बानी पीटे आए हैं और उनके अलावा जो दीगर इस वक्त इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए कि मुज़ाकरा से जो चीज़ हल हो सकती है वो शायद इख्तिलाफात से नहीं हो सकती। ब्रेक के बाद हासिल होगी। वेलकम बैक। एक बहुत ही अहम इशू है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो ये बात जो है कल से हो रही है, गर्दिश में है, लेकिन हमने इसलिए शामिल किया है इस बात को क्योंकि इस पर फोकस करना उसका बहुत जो है लिंक है हमारे मुस्तकबिल के साथ। दुनिया की जो बेहतरीन जामियात हैं उनकी दर्जाबंदी जारी है कर दी गई है और जो फहरिस्त जारी किए है QS इदारे ने 2026 की दर्जाबंदी, उसमें पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी सर फहरिस्त 350 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल नहीं है, जगह नहीं बना पाई है। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली जामियात में वफाकी दारुल हुकूमत में कायद आज़म यूनिवर्सिटी है जो कि 354वें नंबर पर है और नस्ट 371वें नंबर पर है। और उसके बाद जो दर्जाबंदी शुरू होती है उसमें जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें जामे कराची शामिल है वो 1001वें नंबर पर जो है ना वो दिखाई देती है। और 1000 के बाद ये बाकी सारी यूनिवर्सिटी हुआ क्या है असल में, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मुख्तार अहमद मौजूद है, चेयरमैन HEC हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई। डॉक्टर साहब, हुआ क्या है असल में? हमारी जामियात की इस तरह की रैंकिंग में इतनी बुरी हालत तो कभी भी नहीं देखी। आई थिंक वेलकम इन पाकिस्तान। देखें खबर कैसे बनाई जाती है, जो अखबार ने छपी खबर जिसके बाद ये बहुत से टीवी चैनल ने मुझे ऑनलाइन लिया और मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया कि ये खबर बड़ी अच्छी बन सकती थी अगर बनाना चाहते, क्योंकि नैरेटिव हमने पाकिस्तान का पॉजिटिव भी देना है लेकिन गलत नहीं देना डेफिनेटली। और ये जो नैरेटिव बिल्ड किया गया ये नेगेटिविटी पे था क्योंकि यही माल बिकता है पाकिस्तान में। राइट। मैं आपको बताऊं कि 2019 में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान की टॉप 1000 में थी, फिर 5 हुई, फिर 7 हुई, फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर 14 यूनिवर्सिटियां थी पाकिस्तान की जो टॉप 1000 में थी। तो खबर ये भी बन सकती थी कि इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 18 यूनिवर्सिटियां जो है वो टॉप 1000 यूनिवर्सिटियों में आ गई। ठीक है जी, ये तो एक तो ये मैं जरा क्लैरिटी कर दूं क्योंकि इतनी नेगेटिविटी हमारे यहाँ सेल होती है और हर बंदा उस तरफ भाग पड़ता है, हमारी यूथ भी इसीलिए कंफ्यूज है। अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतर हो रही हैं। देखें, ये कंपैरेटिव एक दुनिया की हजारों यूनिवर्सिटियों के साथ कंपटीशन होता है और आपका क्या ख्याल है कि हम ही सिर्फ इनपुट डाल रहे हैं? बाहर दुनिया में बहुत काम हो रहा है, रिसर्च पे भी, यूनिवर्सिटियों पे भी। तो जितना कोई एफर्ट डालता है उतनी उसकी पोजीशन बेहतर होती जाती है।
और फिर ये भी होता है कि हर साल नई यूनिवर्सिटियां एंटर होती हैं तो नेचुरली पोजीशनें रीएडजस्ट होती हैं। मैं हमेशा मैं बेट लगाता हूं कि अगले इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 1-2 सालों में हमारी यूनिवर्सिटियां टॉप 300 में भी आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन फिर खबर लगेगी कि कोई भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की 250 यूनिवर्सिटियों में नहीं आई। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आफ्टर सेइंग दिस थिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटियां भी बेहतरी की तरफ आ रही है। नेचुरली इसके लिए कास्ट फैक्टर भी है, फाइनेंशियल इनपुट भी है, ओनरशिप भी है, गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, क्वालिटीज के इश्यूज भी हैं, जिनको टाइम के साथ साथ हम बेहतर कर रहे हैं। कहाँ कि 2019 में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियां थी, तो आज 2025 में अगर 18 आ गई हैं, तो वी शुड टेक ए प्राइड और ये भी होप रखें कि इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए भी बेहतरी के असबाब हो रहे हैं। गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, हमारे अदारे एफर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज अपनी इनपुट, प्रोफेसर हजरात भी काम कर रहे हैं, रिसर्चर भी काम कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि अगर लॉजिक समझना है कि ये जो रैंकिंग है इसके बेस क्या है, उसमें पर स्टूडेंट कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी देखा जाता है, रिसर्च आउटपुट भी देखा जाता है, उसका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी भी देखा जाता है, गवर्नेंस को भी देखा जाता है, इवन कुछ जो रैंकिंग है उसमें नोबल laureate देखे जाते हैं कितने आपने प्रोड्यूस किए। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से तो इस वक्त तक सिर्फ 2 साइंस में नोबल laureate हुए। तो बात यह है कि एप्पल विद एप्पल के साथ करें, और अभी भी हम उस डेवलपमेंट फेज के अंदर हैं जिसमें डेप्थ और ब्रेड्थ पे काम करने की जरूरत है, ओनरशिप है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी सिस्टम में हमारे लोगों में कमी किसी चीज की नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और पोटेंशियल भी है और रिसोर्सेज भी। पोटेंशियल तो मौजूद है डॉक्टर साहब, उसमें आप बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन उसको यूटिलाइज करना भी एक मसला है। आप एक ऑप्टिमिस्टिक सोच रखने वाले शख्स हैं, आप ग्लास को फुल देखते हैं, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा काम यह है कि हम ग्लास एम्प्टी देखें ताकि वो फुल होने की तरफ जाए। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि HEC की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं, क्योंकि इसकी बेहतरी के लिए इस विशियस साइकिल से तो बाहर निकलना पड़ेगा कि हम फंडिंग की बात करें, हम ये बात करें कि जितना गुड़ होगा उतना ही मीठा होगा, क्योंकि इन यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ लिख के निकलेंगे तो मईशत का हिस्सा बनेंगे ना, मईशत को ऊपर लेकर जाएंगे। अगर वो पढ़ाई लिखाई कमजोर हुई तो मईशत तो ऊपर नहीं जाएगी। मेरा ख्याल है कि मैं भी इन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़ा हूं और आप लोग भी इसी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, और जो जितने इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है दुनिया में अच्छे कामों में ऑफ कोर्स, और ये जो टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं, ये अभी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी इसमें हम प्राइड ले रहे हैं कि इंडिया से हमने वार विन किया, नेचुरली इसमें हमारी फोर्सेज, हमारी लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन बैक एंड पे जो काम करने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी यहाँ की यूनिवर्सिटियों से पढ़ा, फिर बाहर मौका मिला, बाहर गवर्नमेंट ने उनको भेजा, मुख्तलिफ इंजीनियर फील्ड में, टेक्नोलॉजी में उन्होंने काम किया। और ऐसी बात नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटियां इस तरफ काम नहीं कर रही, बहुत अच्छा काम भी कर रही है। लेकिन ये है कि हम वैसे जैसे आपने कहा ना कि हाफ ग्लास एम्प्टी, हाफ ग्लास फुल है, देखें चीजें बिल्ड होती हैं। जिन यूनिवर्सिटियों की हम बात कर रहे हैं कि वो अपनी टॉप 100 में है, उसकी जरा हिस्ट्री तो पढ़ के देखें, कितने साल, कितने डिकेड, इवन सेंचुरीज तक लोग यूनिवर्सिटियों ने लगाई और यहाँ तक पहुंची। मैं नहीं कहता कि ये शुड बी एन एक्सक्यूज फॉर अस, लेकिन आप जब मुकाबले पे दुनिया के साथ आए हैं तो आपको उनके साथ पहुंचने के लिए कुछ टाइम, थोड़ा वक्त दरकार होगा, थोड़ी एफर्ट दरकार होगी आपके मुताबिक। लेकिन बतौर HEC चेयरमैन आपका विजन क्या है, आप कहाँ देखना चाहते हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को? देखिए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट पिछले 22-23 साल में की है, हमने बेसिक इंग्रेडिएंट बना दिए, इकोसिस्टम इवॉल्व कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। इवन जो आजकल बज़वर्ड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के, इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्ते में आपको हम रिवील करेंगे, उसकी इनागुरेशन करा रहे हैं। आपको खुशी होगी कि हम फ्यूचरिस्टिक सामने रखते हुए फॉलोअर से निकाल के अपनी कौम को, अपने अदारों को लीडरशिप रोल में लेके आ रहे हैं और जंप स्टार्ट की तरफ ला रहे हैं कि हमें वो सारी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट चाहिए उस जगह पहुंचने के लिए वो मैसर है। अब हम पे है, एजुकेशनिस्ट पे, प्रोफेसरों पे, यूनिवर्सिटीज पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि किस तरह बेटर गवर्नेंस कर लें, किस तरह अच्छी क्वालिटी कर लें और वहां दुनिया के साथ आगे फ्रंट रो में रह के दुनिया को लीड कर सके। राइट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आपने मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली है और काफ़ी जो इस वक्त इबाम चल रहा है उसको क्या है, हम ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक। जब रफ्तार ख्वाब हो और ख्वाब हकीकत बन जाए तो तारीख लिखी जाती है, और ऐसी ही तारीख रकम की है एक बाहिम्मत, बासलाहियत और निडर पाकिस्तानी बेटी ने, जिसका नाम है अर्शिया अख्तर।
अर्शिया अख्तर एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अमेरिका की रोड अमेरिका जो मशहूर ज़माना रेस ट्रैक की गूंज है उसमें भी सुनाई देती है, जहां दुनिया भर के माहिर जो F2000 जैसे तेज़ रफ्तार ड्राइवर्स हैं वो मुकाबलों में शिरकत करते हैं। वहीं पहली बार एक पाकिस्तानी खातून ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी की घन गरज से ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं। लाहौर की गलियों से लेकर अमेरिका के हमवार मगर पेचीदा ट्रैक तक अर्शिया का सफ़र सिर्फ फासलों का नहीं है, हौसलों का था। और वो तमाम रुकावटें जिन्हें हम माशरती दीवारें कहते हैं, वो सब एक एक करके उसके पहियों के नीचे आती रहीं। और अर्शिया न डरी न रुकी और अमेरिका के तवील तरीन रेसिंग ट्रैक रोड अमेरिका पर फार्मूला कार रेस में शानदार ड्राइविंग की उन्होंने महारत दिखाई है। वो ना सिर्फ ट्रैक तक पहुंची हैं बल्कि पोडियम तक पहुंचने में भी कामयाब हो गई हैं। मजीद अर्शिया से ही उनके सफ़र के बारे में जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अर्शिया, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइएगा कि रोड अमेरिका जैसे जो आलमी सर्किट है उस पर गाड़ी आपने दोहराई, तो आपको कैसा महसूस हुआ और पहला पोडियम आपने शेयर किया है, कैसा तजर्बा रहा? बहुत एक्साइटिंग। आई थिंक कि मुझे सिर्फ ये खुशी नहीं कि वो पोडियम पर हो, पर मेरे लिए ये भी खुशी कि वो रोड अमेरिका पर है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये यूएस का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रैक्स है, तो 4.7 माइल्स के पास आसपास है इसकी लेंथ है। और कंडीशंस भी काफ़ी टफ थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, अबाउट 97 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इन दोस कंडीशंस आई एम डेफिनेटली लाइक वेरी एक्साइटेड और शॉक थोड़ा सा भी कि हो गया। राइट। अर्शिया, आई हैव टू एडमिट कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर फार्मूला रेसिंग के हवाले से जो है वो नॉलेज कम है। इवन मैं भी एडमिट करूँगा कि कुछ हद तक मुझे इल्म है इन चीज़ों के बारे में, ज़्यादा इल्म नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे दीगर एंकर्स भी कुछ गलतियाँ करते रहे हैं F1 के साथ। आप बताइएगा कि क्या शेयर करेंगी फार्मूला रेसिंग के हवाले से कि हमारी आवाम में उसकी आगाही पैदा हो? जी, तो बेसिकली फार्मूला कार्स आर सिंगल सीटर कार्स, राइट? तो दैट इज व्हाट फार्मूला इज। उसके बाद से लोअर कैटेगरीज होती हैं जिनके पास एरोज नहीं होते। फिर जो मेन कैटेगरीज है जिसे हम F4 कहते हैं, या उनके आसपास जो थोड़ी सी लोअर कैटेगरीज होती हैं, दे हैव एरोज जो विंग्स इन फ्रंट एंड बैक। तो उसकी द पॉइंट ऑफ दैट इज कि यू कैन टेक टर्न्स एट अ रियली हाई स्पीड। जैसे कि मेरी कार की टॉप मगर I can easily take like a 90-degree turn around 110 miles an hour. So that is the beauty of Formula cars. उनकी straight line speed is, yes, it is fast, मगर it's तो फिर in terms of ranks, right? तो F4 I'd say कि is professional जहाँ से start होते हैं, and then फिर ये जो जिस category में मैं हूँ, they're kind of called like middle stairs. So I'm done with F4. तो अब मैं F2000 पे हूँ, and then there's F3 and then F2, इंशाल्लाह F1। तो लोगों को तो यहाँ पे इल्म ही नहीं है। आप लाहौर से अमेरिका कैसे पहुंची और फिर अमेरिका से जो ओपन व्हील रेसिंग में आने का ख्याल आपको कब और कैसे आया, किसने दिया आपको ये ख्याल? ख्याल तो खुद ही से ही था, क्योंकि मैं हमेशा से like काफी adventure oriented हूँ, तो it was something कि I was like okay that's the right dopamine hit। मैंने closed wheel car से start किया था in a Mini Cooper, and then kind of jumped into lower level formula cars के try करते हैं कैसा है, और फिर उसके बाद वहाँ से बस it's an addiction basically at this point। बिल्कुल ठीक। तो ये बताएं कि ट्रैक पर सबसे ज़्यादा मुश्किल लम्हा आपके लिए कौन सा था? एक्चुअली मेरे क्वालिफायर में हमारा जो एम सिस्टम होता है जो सारा डेटा रिकॉर्ड कर रहा होता है, आपकी स्पीड, आपके रेव रेंज, आपकी ब्रेकिंग प्रेशर, सब कुछ, राइट? वो क्योंकि बहुत सारे रंबल्स थे तो इट फेल ऑफ, और वो मेरे स्टीयरिंग व्हील में अटक गया था, तो आई क्रैश्ड एक्चुअली, लाइक आई वाज दिस अवे फार अवे फ्रॉम हिटिंग द वॉल। थैंक गॉड यू वर सेव्ड। तो ये बताइएगा कि आपने कभी सोचा था कि आप पाकिस्तान का परचम इस तरह से बैनुल-अक़वामी रेस में लहराएंगी? Yes, actually, जब मैंने स्टार्ट किया था I had a very clear goal, और मेरे आगे के स्टेप्स भी उसी तरह मेरे लिए क्लियर हैं। तो ये this was one, like this is like I'd say कि step 1B now। Right, तो मुझे बहुत शौक है गाड़ी चलाने का, और रेसिंग का ख्याल मुझे कभी कभी आता है, दोस्तों के साथ कभी कभी करते हैं। तो अगर मेरे जैसे लोग जो इंटरेस्टेड हैं रेसिंग में वो शिरकत करना चाहें तो क्या ट्रैक बताएंगे उनको? I'd say actually this is a very good question, क्योंकि लोग मुझसे ये क्वेश्चन बहुत ऑफन मुझसे पूछा जाता है, राइट? अच्छा कि पाकिस्तान में
आप ऑटो क्रॉस से स्टार्ट कर सकते हो, आप कार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि मोमेंटम कार्स कैसे चलती हैं। देयर इज ड्रैग रेसिंग पाकिस्तान में, यू नो रैली रेसिंग है इफ यू जस्ट वांट टू स्टे इन पाकिस्तान। बाकी द क्लोजेस्ट थिंग अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए इस वक्त ये है कि हम दुबई में या बहरीन में टेस्टिंग कर सकते हैं, मगर दैट इज समथिंग कि मैं बिल्ड करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में सर्किट रेसिंग आ सके। सो आई एम एक्टिवली रिसर्चिंग ऑन दैट राइट नाउ। बिल्कुल ठीक। और ये बताएं कि अब पोडियम तक तो अर्शिया पहुंच गई हैं, तो अर्शिया को लगता है कि अब पोडियम तक जब वो पहुंच गई हैं, इतनी नुमायां हैं कि बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिलेंगे और लोग आपको राब्ता कर रहे होंगे? Inshallah, actually, मैं actively sponsors ढूंढ रही हूँ, especially from Pakistan. Given, I think I understand कि there's थोड़ा सा distance की वजह से disconnect है कि I'm, you know, on the other side of the world. मगर I'm a Pakistani and hopefully Pakistani companies will be supporting. Looking out. राइट। तो ये बताइएगा कि इतना जो ख़तरों से भरा जो एक स्पोर्ट है उसको ज्वाइन करने के लिए आपके घर वालों ने इजाज़त कैसे दी? क्या आपने उनको मनाया या वो पहले से तैयार थे कि आप कुछ ऐसा ही करने वाली? उनको मेरा आइडिया तो है थोड़ा सा कि मैं कुछ ना कुछ तो करती रहती हूँ, मगर उन्हें मैंने बताया नहीं। राइट। लाइक मैंने थोड़ा सा बताया था कि अच्छा मैं रेस ट्रैक पे जा रही हूँ, मैं कार चलाऊंगी, ये वो सब कुछ, मगर आई थिंक उन्हें फुली आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, मगर अब उन्हें सब पता है। अर्शिया, बहुत बहुत अच्छा किया आपने उनको नहीं बताया, क्योंकि अगर आप बताती तो आपको रोकते वो किसी ना किसी सूरत। और हम वी आर अमेज्ड कि पाकिस्तानी ख़वातीन कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रैक्स पर अपना लोहा मनवा रही हैं। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और आप देख रही हैं अर्शिया जैसे आज हमारे साथ मौजूद थी फार्मूला रेसिंग के हवाले से, और हमने पहले भी बहुत सी आपकी मुलाकातें करवाई हैं जिसमें घुड़सवारी। तो ईस्टर्न पाकिस्तानी ड्रेस में आपने अर्शिया को देखा है, आप ना सिर्फ वहाँ पर रेसिंग करके पाकिस्तान का परचम सर बुलंद कर रही हैं, बल्कि उसके कल्चर को भी प्रमोट कर रही हैं। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द बार बात करेंगे हम इस वक्त। आपने देखा होगा बहुत सारे जो मंचले हैं वो सड़कों पर नज़र आते हैं रेसिंग करते हुए, वन व्हीलिंग करते हुए, और अक्सर वन व्हीलिंग करते हुए ना सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी जान से जाते हैं या ऐसी इंजरी करवा लेते हैं जो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहती है। और आपने देखा ही बहुत ही मुश्किल हालात में वो ज़िंदगी बसर करते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि वो रोड पर ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो किसी दूसरे को टकराने का भी खदशा पैदा हो जाता है। तो गलती तो इनकी होती है लेकिन दूसरा भी उसमें टकरा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन ही देखी है वकार अहमद मलिक साहब ने, जो कि इस वक्त सिरन में मौजूद हैं, और वहां पर भी लड़के मनचले वन व्हीलिंग करते हुए उनको दिखाई दिए हैं। जो सेगमेंट माइंड मैटर्स है वो उसमें यही बात कर रहे हैं। आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज माइंड मैटर्स के हवाले से बहुत ही एक ऐसा मौजू पे बात करनी है जिसका ताल्लुक बिल्कुल ही बराह रास्त माइंड से है और अकल से है, और अकल के हवाले से आप कितना सीखते हैं इसके हवाले से। पाइन वैली व्यू एक जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ आसिफ जहां खान साहब हैं जो कि समाजी हवाले से यहाँ पे काफ़ी मुतहरिक शख्सियत हैं और नज़र रखते हैं चीज़ों पर। यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी वो देखी कि बच्चे जो हैं वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये सिरन है, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे ये आपको मंजर नजर ना आए। बगैर हेलमेट के स्पीड से चलाना तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ। तीसरी जो चीज़ है कि 12 साल 13 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल दिए हुए हैं। चौथी ये है कि वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं और टिकटॉक बना रहे हैं और ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और ये यहाँ पे भी है। आसिफ भाई ये बताइए कि ये जो ये यहीं पे वैली के ही लोग थे या लड़के थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे करे, वो काफ़ी टूरिस्ट जो है वो काफ़ी परेशान भी हो रहे थे। आप किसको ज़्यादा बराह रास्त जिम्मेदार किसको ठहराते? तो सर मैं इस चीज़ में बराह रास्त जो इन्वॉल्व करूँगा वालिदैन। बिल्कुल सही। इस चीज़ के जिम्मेदारी तो सब पड़ती है, वो वालिदैन पे पड़ती है। आपके सामने ये बच्चे अभी पूरे आए हैं, हार्डली कोई ऐसा बच्चे नहीं है जो 18 साल से ऊपर हो, टीनेजर हैं ये। जैसी ठीक है ना जी, इनको इस वक्त समझती नहीं है। टीनेज ही ऐसी होती है, खून में जोश है, गर्म खून है, इनको कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जब मोटरसाइकिल एक ऐसी चीज़ है जी ये जो एक चीज़ खुद अपने पाँव की नहीं है तो उस पर बंदा क्या एतबार कर सकता है। तो मेरी स्पेशली इन बच्चों के और पूरे पाकिस्तान के जितने वालिदैन हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, कम से कम इस उम्र के बच्चों को ये मोटरसाइकिल की ड्राइव से ये बात रखें। अच्छा ये बताइए कि जो 18 साल से कम उम्र वैसी लाइसेंस ही नहीं होता ना, तो वैसे ही क्रिमिनल हरकत है, एक मुजरिमाना हरकत है ना कि और इसमें आप उस बच्चे को हम इसलिए दोष इसलिए नहीं दे सकते कि वो अभी एक ऐसी एज में है जहाँ पे वो
नताइज से या उस जो वो काम कर रहा है उसके नतीजे से अभी उस तरह वाकिफ नहीं है बिल्कुल। इस तरह वालिदैन वाकिफ वाकिफ हैं जी। अब ये देखें कि बड़ा मुजरिम तो फिर आपकी बात दुरुस्त है कि वो वालिदैन हुए जिनको नतीजे का भी इल्म इल्म है है। कि जिस तरह ये करेंगे इसका नतीजा क्या निकलेगा, बिल्कुल। उसके बावजूद उन्होंने मोटरसाइकिल दी हुई। जी तो सर ये जो आपने बात की है तो बिल्कुल ठीक है, वालिदैन देखते भी हैं। देखे जी हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी आप तस्वीरें देखें तो बंदा खुद खून के आंसू होता है। तो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके वालिदैन अभी पागल हुए जी, हैं, उनका दिमाग काम करना छोड़ गया। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन न होने की। मेन जो चीज़ मैं इसमें ठहराऊँगा जी वो एजुकेशन है। ये न होने की वजह से इस चीज़ को बाज़ वालिदैन तो बड़ा फ़ख्र से वो करते हैं जी मेरा बच्चा तो मोटरसाइकिल चलाने के काबिल हो गया जी, ये टिक टॉक बनाता है जी, ये टिक टॉकर बन गया। लेकिन ये फिर सारी उम्र का अफसोस और रोना ही रह जाता है। और ये जो रवैया है जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट को रोकता हूँ बच्चों को जिन्होंने साइलेंसर में वो किया होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ आती है, तो मैं उनको कहता हूँ ये तुम्हारी उम्र है दुआएं लेने के लिए, यानी बुजुर्गों से आसपास जो लोग घर हैं उनसे दुआएं लो। बजाय इसके कि वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं कोई बीमार है कोई किस हालत में है, तो जब तुम इस तरह गुजरते हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे। बजाय इसके कि आप दुआएं लो, आप बददुआएं क्यों लेते हो? लेकिन वो शायद एहसास नहीं होता। और ये बराह रास्त जो है ये यहाँ पे स्कूल को हम कह सकते हैं क्या साथ के हवाले से, लेकिन फिर मसला ये होता है कि स्कूल में तो फिर बच्चा जो है वो 6 घंटे के लिए जाता है। बाकी तो सोसाइटी में सोसाइटी जो है वो इस तरह करती है। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप जितनी भी ये वैली है जिसकी कोई कम्युनिटी अपने गांव की उनको इकट्ठा करके, और इसका कोई ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे मकामी आबादी जो है वो अपनी कानून साजी ये कर लेती है ना, ये कवानीन सिस्टम बना। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने स्पेशली जो हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कैरी, अक्सर ये लोग सर फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़्यादा इस वैली का रुख करते हैं। तो मैं अक्सर उनको फ़ोन करता हूँ, ये खानपुर ज़रा में वो अक्सर चेक पोस्ट लगा देते हैं। उस वजह से इस पर काफ़ी कंट्रोल भी हुआ है। लेकिन लाजमी बात है ये बहुत बड़ा एरिया, उनके ज़िम्मे भी वो भी हर वक्त ड्यूटी नहीं दे सकते। आपके सामने थोड़े बहुत लोग यहाँ हैं, मेरी जहाँ तक नजर आती थी मैंने उनको आवाज दे के आपके सामने उन लोगों को यहाँ से रोक। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप मकामी जो लोकल आबादी कम्युनिटी है आपका गाँव है उसमें कई ऐसे मोतबर लोग हैं जो इकट्ठे बैठ के, अब आपको तो पता है ना कि किस घर का बच्चा है, तो उस घर को अप्रोच करके कुछ सीनियर सिटीजन उस घर को अप्रोच करके उनके वालिदैन को समझाएं और इस तरीके से अपनी कम्युनिटी मतलब एक गाँव आप इसको काबिल फख्र बनाएं कि हमारा गाँव एक ऐसा गाँव है जहाँ पे कोई ऐसा बच्चा इस तरह की हरकत नहीं करता। तो ये एक प्राइड, इस तरह का प्राइड लेने की कोशिश करें बजाय इसके कि वो दूसरा वाला प्राइड के। जी। तो इस तरह का कोई सर ये हमसे इंशाल्लाह ये हमने रज़ाकाना तौर पर ये हमने कोशिश शुरू की हुई है। ये यूनियन को मेरे गांव का नाम बोगलमांग है। यहाँ अक्सर पीछे 1 महीना 2 पहले सर कोई ऐसा जुमा खाली नहीं जाता था, 1-2 बात नहीं हुई जवान बच्चों की कोई जुमा। तो उस वजह से तो मैं कह सकता हूँ बड़े फख्र से कि बहुत बड़ा कंट्रोल हो गया। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि यहाँ पे जो रोड की बनावट है जी मोड़ है, शार्प मोड़ है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता गाड़ी आता है अचानक गाड़ी निकल आती है ऐसी। और मैं देखूँ गाड़ियाँ बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। अब कोई गाड़ी जो है वो खुदा न खास्ता एक मोटरसाइकिल को बचाने के लिए 16 बंदे उसमें बैठे हैं जी, उनको खतरे जिंदगी खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हम पूरे पाकिस्तान में जब ये सारे लोग जो हैं कम्युनिटी की सतह पे कुछ करेंगे, कुछ चीजें पुलिस की है लेकिन कुछ हमारी भी हैं। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी है, वो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। एक और मुलाकात का वक्त है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले स्क्वॉश प्लेयर सादिया गुल से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने 4 बरस बाद कम बैक किया है, स्क्वॉश के मैदान में एंट्री दी है और एंट्री भी इतनी शानदार कि कौमी जूनियर एंड विमेंस स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल ही अपने नाम कर लिया है। सादिया गुल ने पहला गेम जो है वो तकरीबन 11-8, दूसरा गेम 12-5 और तीसरा गेम 11-6 से जीता है। और सादिया गुल ने सिंध की दामिया खान को यकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से मात दी है। सादिया से इस गेम के हवाले से बात करते हैं, इस टाइटल के हवाले से बात हमारे साथ ही मौजूद है। सादिया बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। और जी बिल्कुल काफ़ी अरसे बाद खेलना एक मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप वापस कम बैक करते हैं। और आफ्टर जब आपकी एक बेबी हो और उसके बाद जब आप आते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ये होता है कि जब आपकी शादी हो जाए फिर आपके बच्चे हो जाएं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि जी 4 साल बाद में वापस मैंने कम बैक किया। इस अरसे में नेशनल कोचिंग करती रही मैं, तो ये मेरे लिए एक काफ़ी ऐसा था कि मुझे
इसमें परफॉर्म करना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि इतने अरसे बाद जब आप खेलते हैं तो आप पे प्रेशर भी ज़ाहिर बात होती है, और जब फिर आपने नाम कमाया हो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे आप नंबर 1 रहे हो काफ़ी साल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इस इवेंट में गई तो मेरी कोई सीडिंग नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे जितने भी मैचेस थे वो टॉप रैंक की लड़कियों से आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शी, और उन सबको मैंने जितने भी मेरे फर्स्ट राउंड से लेके फाइनल तक मैचेस आए वो बहुत टफ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन सबको बीट किया और मैं पाकिस्तान नेशनल चैंपियन। बिल्कुल, हमने भी वो स्टोरी आपकी शेयर की है, और पाकिस्तानी नेशनल चैंपियन आप हमारी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। खासकर आपने बताया फैमिली स्टार्ट करने के बाद ये काफ़ी मुश्किल होता है कम बैक करना, लेकिन जो 4 साल पहले की सादियाँ थीं जो स्क्वॉश प्लेयर थीं, उनकी स्टोरी क्या थी और वहाँ आप करियर पे किस मकाम पर खड़ी थी? जी, 4 साल पहले अगर देखा जाए तो आज से मैं 18 साल पहले की बात करूँगी, जब मैंने स्क्वॉश स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मैं क्योंकि जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ उस इलाके की लड़कियाँ बाहर आना, स्कूल जाना उनका इतना मुश्किल होता है। 7-8 साल की लड़की शटलकॉक पहनती है। मैं बेसिकली बन्नू से बिलॉन्ग करती हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी, जिसकी वजह से जब मैंने स्टार्ट किया था तो विद इन 6 मंथ्स मैंने अपना फर्स्ट नेशनल टाइटल जीता था, और उसके बाद मैंने कंसेक्टिवली नेशनल चैंपियनशिप जीती रही। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जिसमें मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन उसमें किया, जिसमें से सर फहरिस्त जो मेरी बड़ी अचीवमेंट्स हैं उसमें से साउथ एशियन गेम्स की सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। उसके अलावा जो मेरे लिए सबसे फ़ख्र की बात है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, जैसे ओलंपिक्स के बाद कॉमनवेल्थ सबसे बड़ी गेम्स होती हैं, तो उसमें मैं सेमीफाइनल खेली हूँ, और इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं जिन्होंने कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में सेमीफाइनल खेला हो। तो मेरे लिए एज अ फीमेल ये एक बहुत बड़ी बात है, और जिस इलाके से मैं आई और मैंने बहुत ज़्यादा हर्डल फेस की, स्ट्रगल की मैंने, लेकिन आप जब भी कुछ बनते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। उसके अलावा मैं पाकिस्तान नंबर 1 रही हूँ 10 साल कंटिन्यू, जिसमें जूनियर और सीनियर चैंपियन और नंबर 1 में कंटिन्यू रही हूँ। मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि मुझे यूनाइटेड नेशन की तरफ से अवार्ड मिला था, जिसमें मलाला यूसुफजई को भी मिला था, उनको पीस का मिला था, मुझे इंस्पिरेशन फॉर गर्ल्स का मिला था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ से मुझे गोल्ड मेडल अवार्ड हुआ था मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए। मैं पाकिस्तान बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुकी हूँ 6 साल मुसलसल। ट्रेमेंडस जर्नी आपकी, ज़बरदस्त जर्नी है, और लोग काफ़ी आगाह भी हैं, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि जब इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी हो और इसके साथ साथ आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हों तो उसको शेयर करना लाजिम और मलजूम हो जाता है। हाँ, अभी ये बताइएगा कि जो बीच का दौरानिया था, ये जो 4 साल का दौरानिया था, इसके दौरान आप कोचिंग से वाबस्ता रही हैं? जी बिल्कुल, बीच में थोड़ा सा कि जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम में हम सब लोग घर में बैठ गए थे, तो आफ्टर कोरोना मैंने जब वापस कम बैक किया तो पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की तरफ से मुझे ऑफर हुई कि क्योंकि मैं जिस लेवल पे खेली थी, तो अब जो आजकल की बच्चियां हैं उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि एक फीमेल कोच का होना भी लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लड़कियों की 100 चीज़ें होती हैं जो कि एक फीमेल ही समझ सकती हैं। तो उन्होंने मुझे लड़कियों के लिए स्पेशली हायर किया ताकि लड़कियां कंफर्टेबल फील करें और लड़कियों की इम्प्रूवमेंट आए गेम में, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखा हुआ है कि किस तरह का लेवल है, तो उन लड़कियों के लिए आसानी हो। तो उसके बाद मैंने 4 साल नेशनल कोचिंग की, साथ ही साथ मैंने हमें पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने अपनी जगह जो मुस्तफ स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स है वो हमें प्रोवाइड किया, जिसमें हमने स्क्वॉश की प्रमोशन के लिए, ताकि जो नए लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है स्क्वॉश के बारे में, प्रमोशन हम करें और उनको हम स्क्वॉश सिखाएं। तो 5 till 8 हम अपनी एकेडमी भी उसमें चलाते हैं, जिसमें हमारे पास हर एज के लोग आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं और 60 साल के इवन प्लेयर्स भी हमारे पास आते हैं जो कि खेलते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्क्वॉश की तरफ उनको पता चल रहा है कि स्क्वॉश भी खेली जाती है, बहुत मदद मिलती होगी, और आप लोग जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो काबिल तकलीद है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड भी स्क्वॉश प्लेयर हैं और साथ में कोच हैं, उनकी जानिब से कितनी मदद रही आपको? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि फरहान जमान जो कि खुद 7 टाइम एशियन चैंपियन और पाकिस्तान नंबर 1 और काफ़ी सारे उनके टाइटल हैं, वो एशिया के बेस्ट कोच का अवार्ड भी उनको 2023 में मिला, और
अभी जो है वो इस वक्त नेशनल कोच हैं पाकिस्तान के, और उनके आने के बाद मैं यही कहूंगी कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में काफी बेहतरी आई। जैसे कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान की स्क्वॉश रिवाइव बैक हुई है, जिसमें हमारे हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर जीती, हमारे नूर जमान अंडर 23 के वर्ल्ड चैंपियन अभी बने, रिसेंटली अभी एशियन चैंपियनशिप हुई जिसमें डबल्स में नूर जमान और नासिर इकबाल ने फाइनल खेला, जो कि एक बहुत अच्छी कारकर्दगी है पाकिस्तान की। और उसके अलावा जो हमारी लड़कियां हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इस वक्त। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो आपकी जो बेटी के मुतालिक है, आपने उसको भी ट्रेन करना शुरू कर दिया? जी बिल्कुल, स्क्वॉश ऐसी गेम है कि जितना आप अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं उतना आप इम्प्रूव करते हैं। जितने भी इस वक्त आप टॉप के प्लेयर्स देख रहे हैं उन सब ने 5-6 साल की उम्र से स्टार्ट किया होता है। तो मेरी बेटी इस वक्त 6 साल की हो गई है और मैंने उनको स्टार्ट करा दिया ऑफिशियली। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे कि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मैंने और फरहान जमान ने और बाकी इस वक्त जितने प्लेयर्स हैं, तो हम चूंकि पेरेंट्स हैं मन्हा के, तो हम चाहेंगे कि वो भी आगे वो करें। और मेरे इस वक्त जो मैं ये टाइटल जीती हूँ इसमें मैं अपने हस्बैंड फरहान जमान को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए ट्रेन किया, उन्होंने मुझे ट्रेन किया, मोटिवेट किया कि आप फिर से कर सकती हैं। और 1 मंथ मेरे साथ उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, ट्रेनिंग की मुझे, उन्होंने मकाम पर आप पहुंची हैं, जाहिर बात है कि उनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस अपनी जगह पर है। एक फैमिली है जो सारी की सारी ही स्क्वॉश खेल रही है, जहां बेटी भी, माँ भी और बाप भी, और ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि टाइटल्स ले रहे हैं। सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने। ये जैसी खवातीन हैं जो मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं और उसके साथ साथ अपनी फैमिली भी अच्छे तरीके से चला रही हैं, और जो कुछ उनके पास है यानी स्क्वॉश का टैलेंट उसको आगे मुंतकिल भी कर रही हैं, उसके हवाले से कोचिंग भी कर रही हैं। तो सो वी थैंक यू फॉर दैट। सादिया, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी T20 टीम का इंतखाब कर लिया गया है। T20 कप्तान सलमान अली आगा और हेड कोच माइक हेसन की मुशावरत से मुंतखब करदा स्क्वाड में नौजवान खिलाड़ियों को तरजीह दी गई है, और लेग स्पिनर शादाब खान फिटनेस मसाइल की वजह से दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज रवा माह खेली जाएगी, जहां 20, 22 और 24 जुलाई को मैच शेड्यूल्ड हैं। इसके बाद टीम अमरीका रवाना हो जाएगी, जहां 3 T20 मैचेस शेड्यूल्ड हैं, और उसके बाद वनडे मैचेस अमरीका में तय पाए गए हैं। वेस्ट इंडीज में 3 वनडे मैचेस होंगे या वो भी T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे, इसका फैसला होना अभी बाकी है। दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है कि एशिया कप 2025 के इनेकाद की तैयारियां जारी हैं, और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एशिया क्रिकेट कप 5 सितंबर से दुबई में शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 7 सितंबर को होगा, फाइनल 21 सितंबर को खेला जा सकता है। एशिया कप की मेजबानी भारत के पास है और जल्द शेड्यूल भी तैयार किया जा रहा है। उधर एशिया कप से कबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगस्त में शारजा में 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलने की मंसूबाबंदी कर रही है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमें हिस्सा लेंगी। वाज़ेह ये भी रहे कि रमा बरस वाला एशिया कप T20 फॉर्मेट पर खेला जाएगा, जिसका मकसद T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी है। और इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली, सुबह खैर आपको। सुबह खैर। मिर्जा साहब, एक तो आप देख रहे हैं स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है, क्या खामियां देख रहे हैं, क्या खूबियां देख रहे हैं स्क्वाड की? देखिए, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी आप कह रहे हैं ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ है कि अनाउंस कर दिया है, क्योंकि माइक हेसन अभी न्यूजीलैंड में, वो कराची आएंगे, कराची में कैंप लगेगा। 8 जुलाई से टेंटेटिवली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैंप लगेगा बांग्लादेश रवानगी से कबल, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहा जा रहा है कि 16 जुलाई को या 17 जुलाई को बांग्लादेश रवाना हो जाएगी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मेरे पास जो इत्तलात हैं, कि ऑफिशियली तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम में ये खिलाड़ी होगा, ये नहीं होगा। शादाब खान के हवाले से जिस तरह आपने बताया कि उनको कंधे की तकलीफ है, और कहा जा रहा है कि शायद उनके कंधे की सर्जरी हो, क्योंकि जो 47 खिलाड़ी आए थे अभी जो स्किल्स डेवलपमेंट कैंप था, उस कैंप में शादाब खान नहीं आए, तो वो प्रॉब्लम का शिकार है। तो इससे, और डॉक्टर्स ने जो कहा जा रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं है, कि उन्हें 3 महीने तक आराम का मशवरा दिया है। इसका मतलब है ये 2-3 टूर्नामेंट्स उनसे स्किप होंगे। लेकिन अब सलमान अली आगा का नायब कौन होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम जो है वो प्लान में नहीं है फिलहाल, और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि आया वो टीम में होंगे या नहीं होंगे। जब तक हतमी पाकिस्तान की
16 रुकनी टीम का ऐलान नहीं होगा उस वक्त तक आप कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक। और ये जो एशिया कप के हवाले से खबरें आ रही हैं कि 5 सितंबर से शुरू होगा, उसके हवाले से क्या ये मुसद्दका है, आप बता सकते हैं? देखिए, अभी जो मेरे पास इत्तलात है वो ये कि कोई एक मीटिंग हुई है एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोगों की, और उस मीटिंग में ये तय पाया है कि एशिया कप तो होगा। और पहले ये एशिया कप होना था भारत में, मेजबानी भारत को मिली है। इससे पहले भी 2018 का जो एशिया कप था, जो 50 ओवर्स का था, उसकी मेजबानी भी भारत को मिली थी, लेकिन वो पूरे का पूरा टूर्नामेंट मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ था और फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट जीतने का एजाज हासिल किया था। इस मरतबा भी यही कहा जा रहा है, पहले ये इत्तलात थी कि शायद हाइब्रिड मॉडल पर हो कि पाकिस्तान अपना भारत के खिलाफ मैच जो है वो दुबई में खेले, लेकिन अब जो इत्तलात जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल के जराये से, उसका ये कहना है कि अब पूरे का पूरा टूर्नामेंट दुबई में होगा, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके लिए लॉजिस्टिक्स का मसला होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ से वहां जाएं और फिर भारत से यहाँ आए। तो अब 5 सितंबर टेंटेटिव डेट इन्होंने बताई है, 7 सितंबर पाकिस्तान इंडिया का मैच है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं सोनी और उससे पहले स्टार स्पोर्ट्स, उनकी यही ख्वाहिश थी और ये मुआहदे में तय पाया था कि पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में होंगे ताकि एक लीग मैच पाकिस्तान और भारत का हो। अब एशिया कप में पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में होंगे, एक लीग मैच होगा, फिर उसके बाद हर ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी और फिर सुपर 4 में भी पाकिस्तान का एक एक मैच भारत से होगा, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो एक मैच फाइनल का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होगा। तो इस लिहाज से ब्रॉडकास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान भारत के मैचेस जो है वो यकीनन फाइनेंशियली बड़े वायबल होंगे और उससे बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल। और मिर्जा साहब, आपने देखा पाकिस्तानी टीम जो है T20 फॉर्मेट में मुसलसल नाकामियों का शिकार हो रही है, कितना ज़रूरी है उनका एशिया कप की तैयारी के लिए, जो सीरीज़ में T20 खेल रहे हैं, फिर T20 जो है वो एशिया कप भी इख्तियार कर रहा है ताकि वो जो है अगला आने वाला वो जो वर्ल्ड कप है उसके लिए टीमें तैयार हो सकें। आपको कितना ज़रूरी लगता है कि पाकिस्तानी टीम को जो है बहुत एहतियात से और तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा मैदानों में? देखिए अली, पाकिस्तान की टीम इस वक्त आईसीसी की जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी हुई है T20 की, उस रैंकिंग में पाकिस्तान जो है वो 8वें नंबर पर है और पाकिस्तान से नीचे अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो बहुत ही बुरी रही है T20 में। हमने बांग्लादेश की निस्बतन कमजोर टीम को मई में लाहौर में हराकर बड़ा जश्न मनाया कि जी हमने शिकस्त दे दी, लेकिन जब टफ टीमें आएंगी तो पाकिस्तान को अंदाजा होगा। फिर दूसरे अगर आप देखें आईसीसी की जो रैंकिंग जारी की जाती है, बैटिंग की जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग में पाकिस्तान के 2 जो बैट्समैन हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 12वें और 13वें नंबर पर है। कहा ये दोनों हुक्मरानी किया करते थे। इसी तरह से बॉलिंग में आपके टॉप 20 बॉलर्स में शाहीन आफरीदी का नाम शामिल नहीं है और जो 2 बॉलर्स हैं वो भी 18वें नंबर पर है, हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी। तो आप इस परफॉर्मेंस से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ बिल्कुल तनाज़ुली का शिकार है। तो मिर्जा साहब, अभी जो ये जो फिटनेस कैंप लगा हुआ है उसका तीसरा मरहला है वो भी जारी है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा जो टैलेंट की ग्रूमिंग के लिए? इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये तो एक तरह का प्रैक्टिस सेशन है दिखावे के लिए कि भाई हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और बड़ी एक्टिविटीज हो रही हैं। हेड कोच तो चले गए अपने मुल्क, माइक हेसन, वो वापस आएंगे। जब वो आएंगे तो सिलेक्शन कमेटी में चूंकि उनका भी रोल है तो वो डिस्कशन के बाद टीम का ऐलान करेंगे। ये तो खिलाड़ियों को इन्होंने बुलाया और बैचेज में 3 इन्होंने फेजेस में किया है ये कैंप। तो मैं समझता हूँ इसका बस यही फायदा है कि नेट प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं। सबसे बढ़कर वहाब रियाज साहब यहाँ पर बॉलिंग कराते हुए, बॉलिंग कोचिंग करते हुए नजर आए। कहीं वो बॉलिंग कोच तो नहीं बनने जा रहे, क्योंकि कहा जाता है कि वो ब्लू आइड बॉय है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। कहीं पॉडकास्ट करनी हो तो उसमें वो मेजबान बन जाते हैं। अगर पाकिस्तानी टीम का मैनेजर की जरूरत होती है तो सीनियर मैनेजर बना दिया जाता है। सिलेक्टर की जरूरत होती है सिलेक्टर बन जाते हैं। मेंटोर्स के चीफ बन जाते हैं 4 कप्तानों की मौजूदगी के बावजूद। तो अब देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस स्टाफ का ऐलान करेगा, सपोर्ट स्टाफ का, उसमें वहाब रियाज का नाम होता है या नहीं, इंतजार है सबको इस बात। और बाबर और रिजवान की क्या सूरत हाल रहेगी? आपको वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? बज़ाहिर मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि इस T20 सीरीज में जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, क्योंकि दोनों दौरों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ही टीम का ऐलान करेगा। तो इन दोनों सीरीज के लिए इन दोनों की वापसी जो है वो बज़ाहिर मुश्किल नजर आती है। शाहीन आफरीदी पर अभी डिबेट हो रही है कि उन्होंने PSL में अच्छा परफॉर्म किया
उनको रखना चाहिए, आया उनको रखा जाता है नहीं, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। $1 मिलियन क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और जहां पर खबरें हम तक पहुंची हैं उनको उनकी तस्दीक भी करने के लिए और उसके साथ साथ उनकी तस्हीह भी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात की, आपने क्रिकेट का अहवाल बताया। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी निजात मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम मारूफ करियर मेंटोर और इंसान दोस्त शख्सियत मासूमा एजाज से, जिन्हें हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा बैंकॉक में मुनक़िदा इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान वॉइस फॉर राइट्स इंटरनेशनल का ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया है। ये एजाज़ बैनुल अक़वामी तंजीम की जानिब से उनकी नुमाया इंसानी खिदमात और कम्यूनिटी की फलाह के एतराफ़ में दिया गया है। गुज़िश्ता कई सालों से मासूमा UAE में रोज़गार के मुतलाशी अफराद की मुफ्त रहनुमाई, उनकी हौसला अफजाई, करियर काउंसलिंग कर रही हैं और मासूमा ने ख़ास तौर पर तारकीन वतन को रोज़गार के मैदान में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद दी है, और वो भी बगैर किसी मुआवजे के, जिसकी वजह से बेशुमार अफराद रोज़गार हासिल करने में कामयाब रहे हैं। और मासूमा न सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बल्कि अवामी तकरीबात और ज़ाती मुशावरत के जरिए भी कम्युनिटी की हेल्प कर रही हैं, मुस्बत तब्दीली का जरिया बन रही हैं। मजीद उन्हीं से बात करते हैं। मासूमा, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी? थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए, और यूर वेलकम। बात क्योंकि करना ज़रूरी है, आपको वॉइस फॉर राइट्स इंटरनेशनल का पीस अवार्ड दिया गया है, तो बताइएगा कि आपको ये किन खिदमात के पेश नज़र दिया गया है? जैसे कि अभी आपने एक इंट्रोडक्शन दिया, मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से UAE में हूँ, और यहाँ पे जब जॉब्स के लिए लोग आते हैं तो उनको बिल्कुल कुछ अंदाजा नहीं होता, क्योंकि जाहिर है आप एक मुल्क से जब दूसरे मुल्क की तरफ जाते हो तो आपको बाहर से जो पिक्चर नजर आती है वो उससे काफी मुख्तलिफ होती है। तो जब यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ब्लैंक होते हैं, कुछ गाइडेंस नहीं होती, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो उस तरह के लिए फिर मैंने सोचा कि मुझे जो है ना किसी एक को कदम उठाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे लगा कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, और उस सिलसिले में ही मुझे ये अवार्ड से नवाजा गया कि मैं लोगों की जो है वो गाइडेंस इंफॉर्मेशन उनको देती हूँ जॉब्स के हवाले से, और उनकी प्रॉपर जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गई, CV हो गया, इन सब चीजों के लिए मैं उनकी मदद करती हूँ। राइट। तो ये मुंतखब कैसे किया कि आप करियर मेंटोर बनेंगी, और सफर का आगाज कहाँ से हुआ, और आप खुद क्या करती हैं? आगाज ऐसे हुआ कि मैं खुद जब यहाँ पर आई जॉब के लिए, और जॉब मैंने क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है और मेरी 94% थी, और मुझे लगा कि मैं जब जाऊंगी तो बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब मैं खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज को तो मुझे लगा कि नहीं, इतना आसान नहीं होता। तो फिर जब मेरा अपनी माशाल्लाह बहुत अच्छी मल्टीनेशनल में मेरी जॉब हो गई, तो उसके बाद मैंने यही किया कि मेरी तो अब हो गई है, अब मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए जो यहाँ पर जो भी आते हैं। बिल्कुल। तो आप बगैर मुआवजे के कर रही हैं, इसका आगाज कैसे हुआ कि आपने सोचा कि इसके लिए कोई मुआवजा नहीं लेंगे आप? इसके लिए जो है वो मैंने अपने पेरेंट्स, मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, दोनों से मैंने ये चीज सीखी, क्योंकि ये जितना भी मदद करना और काइंड रहना किसी के साथ, ये मैंने अपने घर से, अपने पेरेंट्स से सीखा। मैंने उनको हमेशा देखा है बहुत हेल्प करते हुए, लोगों को गाइड करते हुए, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज है जिंदगी में, हमें जरूर ऐसा कुछ करना चाहिए। तो तब से मुझे लगा कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि लोग वहां से जो आते हैं वो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम से आते हैं, कहाँ से कर्जे उठा के आते हैं, या माँ बाप ने कहाँ से कर्जे उठा के भेजा होता है अपने बेटों को, और फिर मैं यहाँ पर आकर उनसे कहूँ कि मुझे आप कंसल्टेशन के 500 दिरहम दे दें या 1000 दिरहम मैं चार्ज करूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, पहले ही ऑलरेडी उनके ऊपर इतना बर्डन है जॉब का और ढूंढने का और ये सब कुछ। तो बेहतरीन कॉज है मासूमा, आपका बहुत ही अच्छा कॉज है। वो जो राइट। तो हमारे देखने वालों को भी थोड़ा सा गाइड कर दें। पाकिस्तानी पढ़े लिखे नौजवान बेशुमार हैं, लेकिन यहाँ पर मौके कम हैं, तो UAE में कौन कौन से मौके उनके लिए अवेलेबल हैं?